नमस्कार। आज जो है वो कक्षा 12 अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी को 1 से 1.25 घंटे के अंदर एक शूट में अपन पढ़ने जा रहे हैं, एक शॉट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर से टोटल जो क्वेश्चन आते हैं 5, और ये चैप्टर जो है वो 5 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा एक क्वेश्चन आधे नंबर का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 4-5 आंसर लाइनों में आंसर देना होगा 1 नंबर का, और शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और लगभग 1 पेज, इस 1.5 पेज में इसका आंसर देना होता है, और ये 2 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन हो गए 3 नंबर के। दोस्तों इसमें सबसे पहले है टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश क्या होता है, इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जो निम्न है। पहला है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने क्या कहा था? इस सिद्धांत में न्यूटन ने बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में सभी संभव दिशाओं में उत्सर्जित होता है। यह कणिकाएं निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है, और न्यूटन ने यह भी बताया कि अलग अलग रंग की कणिकाओं का आकार अलग अलग होता है। सेकंड जो सिद्धांत दिया था वो हाइजेन भी बोल सकते हैं, हाइगेन भी बोल सकते हैं, हाइगेन का तरंग सिद्धांत 1678 में दिया गया। इस सिद्धांत में हाइगेन ने बताया कि प्रकाश यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। चूंकि यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगेन ने सभी खाली जगह पर ईथर माध्यम की कल्पना की। इस सिद्धांत से अपन क्या कर सकते हैं? इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है हाइगेन के सिद्धांत से। और यह सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। चलो ठीक है। आगे क्या हुआ था? इस सिद्धांत के कुछ समय पश्चात 1808 में फ्रेनेल ने ध्रुवण की खोज की थी, और ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, जबकि इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग कहा गया था। तो उसके बाद में ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं खोजी गई। चलो अगला है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत में मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान निर्वात में क्या करती है? गति करती है। अब क्या है? इस सिद्धांत की सहायता से व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है, लेकिन यह क्रॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव की व्याख्या सिद्धांत नहीं करता है। अगला है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत में प्लांक ने बताया कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम या फोटोन कहते हैं। इसकी ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती न्यू ई बराबर एच न्यू बराबर सी बटे लैम्बडा होता है। तो एच न्यू बराबर एच सी बटे लैम्बडा। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। इस सिद्धांत की सहायता से क्या कर सकते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है? व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं करता है। चलो अगला टॉपिक है प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। दोस्तों होता क्या है कि प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनकी व्याख्या अपन तरंग सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। तो प्रकाश की संपूर्ण घटनाओं की व्याख्या करने के लिए नए सिद्धांत दिया गया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया है कि प्रकाश की कुछ घटनाओं, कौन कौन सी? व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की जाती है, और कुछ घटनाओं प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के आधार पर की जाती है। अतः प्रकाश की सभी घटनाओं की अगर व्याख्या करनी है तो इसके लिए 2 प्रकृति मानी गई है, एक क्वांटम होती है और एक तरंग होती है। इसे ही कहा गया है द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। चलो ठीक है, अगला टॉपिक है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने बताया, ठीक है, कि प्रकाश यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और चूंकि यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाइगेन ने सभी खाली जगह पर ईथर माध्यम की कल्पना की।
इस काल्पनिक ईथर माध्यम में निम्न गुण होते हैं। पहला है यह सर्वव्यापी होता है, सार्वभौमिक होता है, प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, इसका घनत्व बहुत कम होता है। और हाइगेन ने यह भी बताया कि अलग अलग रंग के जो प्रकाश की तरंग लंबाइयां, इन्हें अपन आगे जाके लैम्बडा बोलेंगे, अलग अलग होती है। हाइगेन के सिद्धांत की सहायता से व्यतिकरण विवर्तन और की सफलतापूर्वक व्याख्या होती है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव की व्याख्या हाइगेन का सिद्धांत नहीं करता है। चलो ठीक है। अगला इसके अंदर है अगला टॉपिक क्या है? तरंगाग्र। हाइगेन के सिद्धांत के बाद में है तरंगाग्र। किसी माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई स्पर्श रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तरंगाग्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। गोलीय तरंगाग्र होता क्या है? बिंदुवत प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। और इसके लिए आवश्यक है कि प्रकाश स्रोत बिंदुवत होना चाहिए। ये रहा गोलीय तरंगाग्र, ये गोले टाइप में, ठीक है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत और ये समान दूरी पर स्थित तरंग बिंदुओं का बिंदुपथ, ठीक है। बेलनाकार प्रकाश स्रोत क्या है? स्लिट या छड़ आकृति के प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रकाश स्रोत स्लिट या छड़ आकृति का होना चाहिए। तीसरा है ये बेलनाकार तरंग प्रकाश स्रोत है और इससे जो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ जो होगा वो कहलाएगा बेलनाकार तरंगाग्र। अगला है समतल तरंगाग्र। यदि गोलीय तरंगाग्र वो बेलनाकार तरंगाग्र प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर हो तो इनका छोटा भाग समतल तरंगाग्र। ये देखो बहुत दूरी पर आ गया तो ये छोटा भाग जो है वो क्या है? समतल तरंगाग्र। अगला क्या है? हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तथा द्वितीयक तरंगाग्र। हाइगेन ने बताया कि प्रकाश स्रोत से, ठीक है, हाइगेन ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में गति करता है तथा तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु अपने चारों ओर ऊर्जा का विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं के किसी समय पर आगे की ओर खींचा गया स्पर्शीय आवरण द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। यह प्रकाश स्रोत S है, इसको केंद्र मानकर एक चाप AB काट दिया। यह है कौन सा? तरंगाग्र। और हाइगेन ने कहा कि प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में गति करता है, तो AB जो है वो गोलीय तरंगाग्र का भाग माना जा सकता है। फिर हाइगेन ने और भी कहा था कि तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन करते हैं। तो यहां पर इस तरंगाग्र पर 1 2 3 4 5 बिंदुओं की कल्पना करती और ये प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे बिंदु, तो ये द्वितीयक तरंगिका निकालेंगे। किसी समय t समय बाद ये कितनी दूरी पर जाएंगे तो ct त्रिज्या के वृत्तों की कल्पना करते हैं और आगे की ओर एक स्पर्शीय आवरण a' b' खींचते हैं। यही द्वितीयक तरंगाग्र है। पीछे भी खींच सकते हैं a'' b', इसको पश्च द्वितीयक तरंगाग्र बोला जाता है। लेकिन ऊर्जा हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, इस कारण a' b' को ही द्वितीयक तरंगाग्र कहा है। और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती ये समतल होते जाते हैं। चलो ठीक है, क्या लिखा है देखो। माना एक प्रकाश स्रोत S है, इसे केंद्र मानकर चाप AB काटते हैं। इसे गोलीय तरंगाग्र का भाग माना जा सकता है। इस पर कुछ बिंदुओं की कल्पना करते हैं। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है और इनसे उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका की t समय पश्चात स्थिति ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार ct त्रिज्या के वृत्तों की कल्पना करते हैं और इनके आगे की ओर स्पर्शीय आवरण a' b' है। ये वाला है आगे की ओर स्पर्शीय आवरण a' b', ठीक है, आगे की ओर स्पर्शीय आवरण a' b' है, ठीक है। और यही क्या है? द्वितीयक तरंगाग्र। पीछे की ओर भी खींचा गया है a'' b', इसे अपन पश्च द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। लेकिन ऊर्जा हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, इसी कारण a' b' को ही द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। और जैसे जैसे ये प्रकाश स्रोत से आगे दूर होते जाते हैं ये आकृति में समतल होते जाते हैं। चलो ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक है अपने पास
हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। टॉपिक है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन, इस प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। माना एक समतल दर्पण दिया है, ये वाला क्या नाम है, एम और एम डैश, ठीक है, और इस पर समतल तरंगाग्र, ये समतल तरंगाग्र ए बी, 1 2 3 लंबवत किरणों से, जो समतल तरंगाग्र ए बी है 1 2 3 लंबवत किरणों से मिलकर बना है, इस पर आ रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक है। हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार इस तरंगाग्र पर जो भी बिंदु हैं सब प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन करेंगे। तो ऐसे उत्सर्जित तरंगिका टी समय पश्चात पहले बी से उत्सर्जित तरंगिका टी समय पश्चात यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, सी टी, और ये बी ए डैश, ये अपन ने निकाल लिया, बी ए डैश बराबर सी टी, ठीक है। अब ऐसे जो तरंगिका जाएगी उससे भी टी समय लगेगा और वो इधर की तरफ जाएगी, क्योंकि एक ही माध्यम है तो दूरी भी समान होगी, तो ये सी टी त्रिज्या का एक चाप काट दिया और ए बी डैश अंकित कर दिया, ए डैश को बी डैश से मिला दिया, ये ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, इसके लंबवत भी 3 प्रकाश किरणों की रचना कर दी, चलो ठीक है। ऐसे उत्सर्जित, अब ये देखो यहां पर ए बी, ये ए और बी डैश, ये भी किसके बराबर होगी, सी टी के। अब ये देखो यहां पर, अब आगे बाद में देखते हैं, ए बी डैश बराबर सी टी, तथा बी को ए डैश से मिला, बी डैश को ए डैश से मिला दिया, ये बी डैश को ए डैश, इसके लंबवत 1 डैश 2 डैश 3 प्रकाश किरणों की रचना कर दी, ठीक है। और इसके लंबवत क्या है, ये प्रकाश किरणों की रचना कर दी। 2 त्रिभुज लिए, ए बी ए डैश, अब यहाँ क्या होगा, ये आपतन कोण है आई, तो ये आई इसके बराबर होगा, और ये परावर्तन कोण आर ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने पास 2 त्रिभुज हैं, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, दोनों को क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। कैसे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों अभिलंब है, ये दोनों ए डैश दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भी सी टी है, ये भी सी टी है, तो 2 भुजा 1 भुजा 2 कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। देखो त्रिभुज ए बी ए डैश व ए बी डैश ए डैश में बी ए डैश बराबर ए बी डैश सी टी, समीकरण 1 2 में ऐसा निकाला है, और ए डैश बराबर ए डैश उभयनिष्ठ है, और कोण बी बराबर कोण बी डैश 90 डिग्री है, और 3 समीकरण 1 2 3 से भुजा कोण भुजा नियम से क्या किया है अपन ने, कि दोनों जो त्रिभुज थे, त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम होगा ए बी डैश ए डैश के, तो कोण आई बराबर कोण आर, और यही क्या है, अपने पास परावर्तन का नियम है। इसी प्रकार आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र, अभिलंब, तीनों एक ही क्या होते हैं, तल में होते हैं। ये हो गया हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। अब अपन देख रहे हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। माना ये एक्स वाई अपवर्तक सतह है, ये एक्स वाई अपवर्तन होगा, क्योंकि ऊपर कौन सा विरल माध्यम, नीचे संगम, यहाँ प्रकाश का वेग c1 है, यहाँ प्रकाश का वेग c2 है, ये c1 है, ये c2 है। माना xy अपवर्तक सतह है जो 2 माध्यमों विरल c1 तथा सघन c2 को पृथक करती है, अतः माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसको n21 लिखेंगे, कितना होगा, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल, मतलब n21 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। अब ये समतल तरंगाग्र xy है, वही ए बी आपतित तरंगाग्र 1 2 3 लंबवत किरणों से मिलकर बना है, ये आई होगा तो ये भी आई होगा। अब यहां से यहां तक इसको आने में यहाँ प्रकाश की चाल c1 थी, c1 t समय लगा, यहां से जो जाएगी, क्योंकि चाल यहां कम होगी, विरल माध्यम सघन माध्यम में यहाँ चाल ज्यादा थी, यहाँ चाल कम है, तो इसकी डिस्टेंस होगी c2t, इसकी अपेक्षा कम होगी, ये कम, c2t त्रिज्या का चाप काट दिया, इसको इससे मिला दिया और लंबवत 3 किरणों की रचना कर दी, ठीक है। चलो माना समतल तरंगाग्र ए बी है, ये रहा, ठीक है, 1 2 3 लंबवत किरणों से मिलकर बना, इस पर आ रहा है। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका टी समय पश्चात ए डैश पर आती है, ये बी से उत्सर्जित तरंगिका टी समय पश्चात, यहां से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, c1t, तो बी ए डैश बराबर c1t। इसी प्रकार
ऐसे उत्सर्जित उस तरंगिका की टी समय पश्चात स्थिति ज्ञात करनी है तो C2 त्रिज्या का C2T त्रिज्या का चाप काट दिया तो ए बी डैश बराबर C2T, इसको अपन समीकरण 2 नाम देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये देखो ए बी डैश बराबर C2T। चलो आगे देखते हैं। देखो C2T त्रिज्या का चाप काटते हैं, बी डैश अंकित करते हैं, इस प्रकार ए डैश को बी डैश मिलाते हैं लंबवत प्रकाश किरणों की, तो ए डैश बी डैश जो है वो कौन सा हो गया, अपवर्तित तरंगाग्र हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा हो गया भाई। ये ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंग। अब अपन दो त्रिभुज लेंगे, ए बी ए डैश और दूसरा ए डैश और बी डैश, इसमें साइन आई निकालेंगे, इसमें साइन आर निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे लंब आ गया C1T और आधार ए डैश, इधर साइन आर लंब आ गया C2T, ये ए बी डैश और आधार ए डैश। ठीक है, ये अपन साइन आई इसमें निकालेंगे ऊपर वाले में, ए बी ए डैश में, और साइन आर ए बी डैश ए डैश में निकालेंगे, फिर साइन आई में साइन आर का भाग लगा के और मान निकालेंगे। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो त्रिभुज ए बी ए डैश साइन आई लंब बटे आधार बी ए डैश C1T और ए डैश कितना हो, ये ऐसे कैसे रख दिया, समीकरण 1 से ये अपने ले लिया। ठीक है, अब आगे देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश में साइन आर निकाला, ए बी डैश बटे ए डैश C2T बटे ए डैश समीकरण, फिर 3 में 4 का भाग लगा दिया, C1 बटे C2, ये साइन आई बटे साइन आर, C1 बटे C2, ये अपने समीकरण 1 में निकाला है कि C1 बटे C2 क्या होता है, N21 के बराबर, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना हो गया, N21, और यही क्या है, स्नेल का नियम है। इसी प्रकार आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये भी अपन किसमें, अपवर्तन के नियम में लिखते हैं। कैसे है, आपतित तरंगाग्र आ रहा था, ये अपवर्तित हो रहा था, इनका तल एक ही है। चलो विरल माध्यम पर अपवर्तन, हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होता है। ऐसा अपन ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 9वें पाठ में भी पढ़ा था। अतः स्नेल का नियम, ये स्नेल का नियम अभी पढ़ा था, कौन सा था, ये साइन आई बटे साइन आर बराबर एन विरल बटे एन सघन, N2 बटे N1। ठीक है, ये N2 मतलब विरल माध्यम में का अपवर्तनांक, N1 सघन माध्यम का अपवर्तनांक। चलो ठीक है। अब है I बराबर IC, मतलब I का मान क्रांति कोण के बराबर है, तो R कितना होगा, 90 होगा। समीकरण 1 है साइन आई बटे साइन 90 एन विरल बटे एन सघन, एन विरल वायु है तो इसका मान 1 होगा, तो साइन IC बराबर 1 बटे एन सघन, क्रांति कोण की ज्या का मान सघन माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। उल्टा हो गया, देख लो। ठीक है, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, सघन एक किरण है, दो अपवर्तनांक के सघन माध्यम में जाती है, तो क्रांति कोण n का मान 2 है, साइन IC बराबर 1/2, IC बराबर 30 डिग्री या π/6। चलो ठीक है, टॉपिक क्या है, समतल तरंगाग्र के प्रति प्रिज्म का, ठीक है, लेंस का और एक अपन दर्पण का, 3 चीजें देखेंगे। प्रिज्म यहां देखो, समतल तरंगाग्र प्रिज्म पर आ रहा है, ये समतल तरंगाग्र आ रहा है, तो ये समतल ही रहता है लेकिन आधार की ओर झुक जाता है। लेंस पर आ रहा है तो ये पहले वाला जल्दी निकल जाएगा, ये बाद वाला सघन माध्यम में देरी से जाएगा, तो इस आकृति में मतलब ये गोलीय हो जाता है। वैसे ही दर्पण के देखते हैं, ये है समतल तरंगाग्र आ रहा है इस पर, ठीक है, और ये इस पर आपतित होगा तो ये पहले टकरा के वापस आ जाएगा, लेट आएगा, तो इस आकृति में मतलब गोलीय हो जाता है। मतलब ये तीनों पॉइंट ऐसे कैसे ही हैं। जब समतल तरंगाग्र प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो समतल ही रहता है लेकिन आधार की ओर झुक जाता है। जब समतल तरंगाग्र लेंस से गुजारा जाता है तो अपवर्तित तरंगाग्र गोलीय हो जाता है, और जब समतल तरंगाग्र को गोलीय दर्पण पर आपतित किया जाता है तो परावर्तित तरंगाग्र क्या हो जाता है, गोलीय हो जाता है। टॉपिक क्या है, कला। टॉपिक है कला असंबद्ध तथा कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। कला असंबद्ध, ठीक है, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत नहीं होता है,
नियत नहीं होगा, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दो स्वतंत्र उदाहरण क्या है? दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत हमेशा कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत होते हैं, जैसे दो जली हुई मोमबत्तियां, दो जले हुए बल्ब आदि। कला संबद्ध क्या होंगे? जिन ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगिकाओं के मध्य कलांतर समय के साथ नियत होता है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं और इन्हें निम्न विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। नहीं अपने पास तरंगाग्र विभाजन द्वारा और आयाम विभाजन द्वारा। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है? दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक ही समय पर एक ही दिशा में गति करती है तो इनका अध्यारोपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिणामी तरंग का निर्माण होता है। किन्हीं पर यानी होता है और कहीं पर इस तरंग का आयाम अधिकतम तथा कहीं पर न्यूनतम होता है। इस कारण माध्यम में कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के लिए कुछ शर्तें हैं। सभी तरंगें कला संबद्ध होनी चाहिए और इनके आवर्ती व तरंगदैर्घ्य एक समान होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सभी तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। और तीसरी आवश्यक शर्त है कि तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए, जिससे फ्रिंजों का विपर्यास मतलब कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो अच्छा होता है। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण तथा प्रकार। व्यतिकरण जो होता है, व्यतिकरण के प्रकार दो प्रकार का, एक समपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण जब दो या दो से जब दो तरंगों के मध्य कलांतर कितना होता है? पाई, 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है या 2n पाई हो, तो इस स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता अधिकतम होती है, जिसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण, जब दो तरंगों के मध्य कलांतर का मान पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो या फिर अपन कह सकते हैं 2n+1 पाई हो, तो इस स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता न्यूनतम होती है और इसे अपन कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इसे अपन विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अगला है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। दो तरंगे हैं और t समय पर इनका जो विस्थापन जो है वो पहली तरंग का y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t, ये पहली तरंग का समीकरण है, और दूसरी तरंग के विस्थापन का समीकरण y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई कलांतर है। इनके अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग बनती है जिसका विस्थापन, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे दोनों को जोड़ दिया जाएगा, मतलब परिणामी विस्थापन पहली तरंग का विस्थापन प्लस दूसरी तरंग का विस्थापन। फिर मान रख दिया y बराबर y1 का मान रखा a1 साइन ओमेगा t, y2 का मान रखा a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। अपन जानते हैं साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो y बराबर ये पहला तो ऐसे कैसे उतार दिया ऊपर से a1 साइन ओमेगा t, a2 और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोला, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कोस पाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसको अंदर गुणा कर दिया साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई, y बराबर। ठीक है, अब इन दोनों आगे वाली में से कॉमन ले लिया साइन ओमेगा टी, y बराबर साइन ओमेगा टी कॉमन लिया a1 प्लस a2 कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब अपन ने माना है कि r कोस थीटा बराबर ये जो ब्रैकेट वाला है a1 प्लस a2 कोस फाई, वो उसको मान लिया है r कोस थीटा, और इधर से a2 साइन फाई जो है उसको मान लिया r साइन थीटा। समीकरण 4 व 5 से मान 3 में रख दिया, इसके अंदर 4 और 5 का मान रख दिया। क्या मिला? y बराबर साइन ओमेगा टी r कोस थीटा कोस ओमेगा टी r साइन थीटा, r कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी कोस थीटा कोस ओमेगा टी साइन थीटा, इसके अंदर से फिर अपन ने वही साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये वापस बन गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। उपरोक्त समीकरण जो है वो परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण है। r जो है कैपिटल r जो है परिणामी तरंग का आयाम, थीटा जो है वो कालांतर है। अब अपन परिणामी तरंग का आयाम अगर निकालना चाहें तो समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके, ये 4 थी ये वाली, ये 5 थी, इनका वर्ग किया, इधर से आगे वाला आगे जोड़ दिया और पीछे वाला पीछे जोड़ दिया, इस टाइप से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर a1 प्लस a2 कोस पाई का होल स्क्वायर a2 साइन फाई का होल स्क्वायर।
इधर से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका ब्रैकेट खोला, होल स्क्वायर खोला, a1 स्क्वायर टू a1 a2 कोस फाइव प्लस a2 स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाइव और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। फिर अपन ने क्या किया, आर स्क्वायर बराबर a2 स्क्वायर टू a1 a2 कोस फाइव a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव और a2 स्क्वायर में से ये कॉमन ले लिया उधर पीछे वाले में से, तो कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, वापस इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू a1 a2 कोस फाइव, आर निकालेंगे अंडर रूट कर लेंगे। उपरोक्त समीकरण जो है वो परिणामी तरंग के आयाम को बताता है। अब कालांतर 5 में 4 का भाग, ये 5 थी आर साइन थीटा और a2 कोस फाइव, ये पहले 5 समीकरण थी, इसमें r1 ये 4 थी आर कोस थीटा और बराबर a1 प्लस a2 कोस फाइव, आर से आर कट गया भाग लगाने पर, और कोस साइन थीटा बटे कोस टेन थीटा, ये ऐसे कैसे आ गया, यहाँ से थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स इधर जाएगा और इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये परिणामी तरंग का कालांतर है। अब है परिणामी तरंग की तीव्रता। हम जानते हैं कि तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आई बराबर के, ये समानुपाती हटाने में नियतांक आ गया के, और आयाम होता है ए, ठीक है, के नियतांक है तो के ए स्क्वायर। अतः प्रथम तरंग की तीव्रता I1 के A1 स्क्वायर आ जाएगी, और इसका अगर अंडर रूट निकालना चाहें तो अंडर रूट के A1, क्योंकि इसका स्क्वायर हट जाएगा। द्वितीय तरंग की तीव्रता I2 के A2 स्क्वायर, अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट के A2 आ जाएगा। परिणामी तरंग की तीव्रता के आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर का मान रखा ये, इधर से निकाला था ये आर मान था, इसका स्क्वायर हटाते ही रूट हट गया। चलो यहाँ से अपन ने के को अंदर गुणा किया, के1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर टू के अंडर रूट, ये जो के था ना इसको दो भागों में बांट दिया, अंडर रूट के और अंडर रूट के A1 अंडर रूट के A2 कोस फाइव। ये इसका के A1 क्या होता है I1, तो अंडर रूट I1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। के A2 I2 होता है अंडर रूट I2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस फाइव। ये है परिणामी तरंग की तीव्रता की समीकरण। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। समपोषी व्यतिकरण। कलांतर 0 होता है, 2 पाई 4 पाई या 2n पाई होता है। तो आयाम क्या आएगा, कोस 2n, आयाम का सूत्र ये था a1 स्क्वायर 8 प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कोस 2n पाई। कोस 2n पाई का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो ये हो गया a1 प्लस a2 का, क्योंकि यहाँ 1 रखने के बाद a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो r का मान आया a1 प्लस a2, अधिकतम मान आ गया, अधिकतम। परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर अंडर रूट I1 स्क्वायर अंडर रूट I2 स्क्वायर 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस 2n पाई, इसका मान 1 होता है। तो ये बच गया अपने पास अंडर रूट I1 स्क्वायर अंडर रूट I2 स्क्वायर 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मैक्सिमम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। पथांतर, ये सूत्र याद रखना एग्जाम में आता भी है। पथांतर बराबर होता है लैम्बडा बटे 2 पाई इंटू कलांतर। अब अपन ने देखा था कि कलांतर अगर 0 होता है तो पथांतर 0 आ गया, पाई हो गया तो पाई से पाई, सॉरी कलांतर 2 पाई हो गया तो 2 पाई से 2 पाई गया, लैम्बडा आ गया, 2 लैम्बडा आ गया, 3 लैम्बडा आ गया, तो ये पथांतर आता है। अब अगर दोनों तरंगों के आयाम समान हैं तो क्या होगा, अधिकतम a प्लस a2a, और तीव्रता कितनी आएगी, I1 बराबर I2 बराबर I0 मान लिया है, तो I मैक्सिमम अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I0 का स्क्वायर अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर 2 अंडर रूट I0 का, तो कितनी अधिकतम तीव्रता 4I0। अर्थात दो तरंगों के मध्य कलांतर 2 पाई का पूर्ण गुणज 0 हो, पथांतर लैम्बडा का पूर्ण गुणज मतलब 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, परिणाम उस स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम वो तीव्रता अधिकतम होती है, और इसे अपन समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण। इस स्थिति में कलांतर या तो पाई होता है, 3 पाई होता है, या 5 पाई या 2n प्लस 1 पाई होता है। तो क्या होगा, तो इस स्थिति में परिणामी आयाम r बराबर ये कोस a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2 a1 a2 कोस 2n प्लस 1 पाई, इसका मान -1, तो ये -1 होते ही होगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा a1 माइनस a2, ये न्यूनतम मान
आयाम का मिलेगा। तो आर मिनिमम होगा यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में A1 माइनस A2। परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर √I1 स्क्वायर प्लस √I2 स्क्वायर 2 √I1 √I2 cos 2n प्लस 1 पाई, और इसका मान वापस -1। ठीक है, तो ये माइनस यानी I बराबर √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 स्क्वायर माइनस 2 √I1 √I2, ये माइनस आ गया √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये न्यूनतम तीव्रता √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। पथांतर सूत्र वही है λ/2 पाई इंटू कलांत। अब कलांतर पाई रखेंगे, पाई से पाई कटेगा λ/2, 3 पाई रखेंगे 3 λ/2, 5 पाई रखेंगे 5 λ/2, या फिर कह सकते हैं 2n + 1 λ/2। अब यदि आयाम समान हो तो a में से a घटाएंगे, 0 न्यूनतम आयाम 0 होगा विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में। ठीक है, और अगर I1 बराबर I2 बराबर I0 तीव्रताएं समान हो तो फिर I मिनिमम बराबर I0 माइनस I0 √I0 माइनस √I0 का होल स्क्वायर 0, न्यूनतम तीव्रता 0। अर्थात दो तरंगों के मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज पथांतर λ/2 का विषम गुणज होता है, तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता न्यूनतम होती है, तो इसे बोलते विनाशी व्यतिकरण। इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होता है। चलो अगला टॉपिक है यंग द्विस्लिट प्रयोग YDSE। इसमें एक पर्दा, ठीक है, उसके आगे एक और पर्दा, इसमें एक पर्दा K होता है जिस पर एक स्लिट S होती है, और आगे एक और पर्दा होता है जिस पर दो स्लिटें होती है S1 S2। ठीक है, जब स्लिट आगे वाले पर्दे पर प्रकाश ये स्लिट S1 से समान दूरी पर होती, दोनों S1 और S2, और इसके आगे एक और पर्दा होता है M। जब स्लिट S पर प्रकाश डालते प्रारंभिक पर्दे पर, ये देखो इस टाइप से, ये पर्दा है K, ये L है, इस पर एक स्लिट S है, इसके आगे दो स्लिट S1 S2। जब इस पर प्रकाश डालेंगे तो ये दोनों कला संबंध प्रकाश स्रोतों की भांति व्यवहार करेंगे, और यहाँ के बीच में L और M के बीच में तरंगों का अध्यारोपण होगा, और इस पर्दे पर काली चमकीली पट्टिकाओं का प्रतिरूप प्राप्त होगा, जिसे यंग द्विस्लिट प्रयोग बोलते हैं। यंग द्विस्लिट जिसे फ्रिंजे बोलते हैं, और ये जो पूरी व्यवस्था है इसे बोलते हैं यंग द्विस्लिट प्रयोग। देखो जब S पर प्रकाश डाला जाता है तो S1 S2 कला संबंध प्रकाश स्रोतों की भांति व्यवहार करते हैं, और पर्दे M पर काली चमकीली पट्टिकाओं का प्रतिरूप उत्पन्न करती है M पर्दे पर, जिसे व्यतिकरण फ्रिंजे कहते हैं, और ये होता है यंग द्विस्लिट प्रयोग। इसे यंग द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। अब क्या है यंग द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंजे कैसे बनती है, ठीक है, और फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, और पर्दे पर दूरी क्या होती है दीप्त अदीप्त फ्रिंज की, वो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चित्र में YDSE प्रयोग की व्यवस्था को दिखाया गया है। इसमें दोनों कला संबंध प्रकाश ये पूरी व्यवस्था K पर्दा S स्लिट, और ये दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों के S1 S2 बीच की दूरी D है। संबंध प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी D है, तथा इनसे पर्दे की दूरी कैपिटल D है, तथा पर्दे का मध्य बिंदु, ये पर्दे का मध्य बिंदु O, और इसके सामने O डैश है, तथा S1 S2 से समान दूरी, ये O जो होगा S1 S2 से समान दूरी पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो तरंगिका जाएगी उनके मध्य कलांतर पथांतर 0 होगा। ठीक है, जिस कारण संपोषी व्यतिकरण होगा इस O बिंदु पर, और यहाँ पर आपको दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। अब क्या है दूसरा, क्या बात करते हैं, पर्दे पर O से X दूरी, ये O है, यहाँ X दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त फ्रिंज बनेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि S1 S2 से जो तरंगिका पहुंचेगी उनके बीच में कलांतर पथांतर कितना है। ठीक है, पर्दे पर वो बिंदु से X दूरी पर बिंदु P पर दीप्त या अदीप्त फ्रिंज का बनना S1 S2 से पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर पर निर्भर करता है। अब पथांतर की गणना चित्र में, पथ का अंतर, ये इसका पथ है S1P, इसका पथ है S2P, S2P में से S1P घटा देंगे पथांतर, इसके यहाँ लंब डाला, और ये अगर दूरी है तो ये लगभग बराबर मान ली जाएगी, तो फिर S2P में से S1P घटाने के बाद ये आ जाएगा S1A पथांतर के बराबर, ये ठीक है, तो पथांतर होगा S2A आ जाएगा ये पथांतर के बराबर। अब अपने यहाँ दो त्रिभुज, एक तो ये S1 S2A और एक O और P, ये दो त्रिभुज लिए हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। अब क्या है, त्रिभुज OP में tan थीटा x/d, ये tan थीटा, लंब x और आधार d,
लंब। फिर इसका टेन, इसका भी साइन थीटा निकालेंगे, लंब S2A और ये कर्ण कितनी D। अब है त्रिभुज S1 S2A में साइन थीटा, लंब ये S2A और D। S2A पथांतर था, थीटा अल्प होने के बाद क्या होता है, साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर मान लिया जाता है। तो कंडीशन आ गई S2A/D बराबर X/D। तो पथांतर ये S2A पथांतर होता है, इसको इधर गुणा कर दिया X_d/D। अब दीप्त फ्रिंज अपन ने पढ़ा था कि इसके लिए पथांतर लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ये पथांतर यहाँ से XD। तो ये x एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी को xn मान लिया, xn_d/D। पथांतर कितना होगा, n लैम्ब्डा। तो यहाँ से अपन ये xn, ये पर्दे पर O से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, ये पर्दा था, ये दीप्त फ्रिंज अपने पास इधर आ गई है, यहाँ से O से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ये xn दूरी मान ली अपन ने। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर अपन xn निकाल लिया, n नीचे xn निकाला, दूरी है कितनी, इसको इधर n λD/d। अब है अदीप्त फ्रिंज की बात करते हैं। पर्दे के लिए पथांतर λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होगा 2n+1 λ/2 xn डैश, क्योंकि अलग होगी थोड़ी सी दूरी। तो xn डैश क्या है, पर्दे O से एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, xn डैश बराबर आ गया, इसको इधर गुणा कर दिया 2n+1 λD/2d, इसको xn डैश निकाल लिया इधर ले जाके। इस प्रकार पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त बैंड दिखाई देते हैं। इधर वाले पर्दे पर जो रैम पर्दा होता है ना, उस पर दीप्त अदीप्त बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है। और यह दीप्त अदीप्त फ्रिंजें समान जिन्हें दिखाई देते हैं, इन्हें अपन फ्रिंजें कहते हैं। और यह दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें समान दूरी पर होती है, इनके बीच की दूरी समान होती है। चलो ठीक है, इस टाइप से मिलता है अपन को, काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है, ये समान दूरी पर होती है दीप्त अदीप्त फ्रिंजें। ये काली चमकीली इस टाइप से भी, ठीक है। तो ये व्यतिकरण फ्रिंजें इस टाइप से। अगला टॉपिक है फ्रिंज चौड़ाई। क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप में दो क्रमागत काली फ्रिंजें अथवा दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई होती है उसको फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। YDSC में इसका मान निम्न होता है, बीटा बराबर λD/, इस लैम्ब्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य, D वो पर्दे की दूरी L और M के बीच में, d कला संबंध प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी। अगला टॉपिक क्या है, विवर्तन। अगला टॉपिक है विवर्तन। खोजकर्ता ग्रेमाल्डी। व्याख्या फ्रेनेल द्वारा हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। विवर्तन की व्याख्या फ्रेनेल द्वारा हाइगेन के तरंग से। परिभाषा, किसी अवरोधक अथवा द्वारक के किनारों से प्रकाश के मुड़ना वो उसकी ज्यामितीय छाया में प्रसार को अपन विवर्तन कहते हैं। अवरोधक के किनारों से प्रकाश के मुड़ना उसकी ज्यामितीय छाया में प्रसार को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, विवर्तन के लिए कंडीशन है, शर्त है कि किसी अवरोधक अथवा धारक का आकार तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ध्वनि व प्रकाश के विवर्तनों की तुलना। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान जो होता है वो 10⁻⁻7 मीटर कोटि का होता है और सामान्य जीवन में इस आकार के द्वारक व अवरोधक नहीं होते हैं। अतः जो विवर्तन की शर्त अपने पास है कि जो आकार है वो लगभग तरंगदैर्घ्य होना चाहिए, इसका पालन नहीं होता है। इस कारण प्रकाश का विवर्तन सामान्य जीवन में प्रेक्षित नहीं होता है। जबकि ध्वनि की तरंगदैर्घ्य कुछ मीटर कोटि की होती है, इसके लिए विवर्तन की शर्त का पालन होता है, अतः सामान्य जीवन में ध्वनि का विवर्तन प्रेक्षित होता है। इसी कारण पड़ोसी जो बातें करते हैं वो अपने घरों तक आ जाती है। विवर्तन के प्रकार दो प्रकार का, एक तो होता फ्रेनेल विवर्तन, इसमें अवरोधक द्वारक, अवरोधक होता है या द्वारक होता है, जैसे द्वारक है, ये प्रकाश स्रोत है, ये पर्दा है, ठीक है। अवरोधक या द्वारक पर्दे से सीमित दूरी पर इनको माप सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है फ्रानाफर विवर्तन, इसमें अवरोधक या द्वारक प्रकाश स्रोत व पर्दे की जो प्रभा, अवरोधक या द्वारक से प्रकाश स्रोत व पर्दे की, ठीक है, प्रभावी जो दूरियां वो अनंत होती है, ठीक है। कौन सा होता है, फ्रानाफर विवर्तन। अगला टॉपिक क्या है, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन या एकल झिर्री द्वारा फ्रानाफर विवर्तन। कैसे है, ये एक झिर्री है, AB झिर्री है और फ्रानाफर विवर्तन मतलब प्रभावी दूरियां अनंत मानी जाएगी।
तो एक सोर्स लेंगे, इसके फोकस पर लेंस लेंगे, इसके फोकस पर प्रकाश स्रोत रखेंगे, इससे समतल तरंगाग्र निर्गत होगा, इस पर आपतित होगा, इसका विवर्तन होगा और दूसरा लेंस L2 की सहायता से इस पर्दे पर फोकसित करके विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर केंद्रीय भाग में तीव्रता सर्वाधिक प्राप्त होगी पर्दे पर, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट और उसके बाद में उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। ये उच्चिष्ट निम्निष्ट, ये उच्चिष्ट, इस प्रकार उच्चिष्ट निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। ये पहला वाला प्रथम निम्निष्ट, ये पहला वाला प्रथम उच्चिष्ट, ये दूसरा निम्निष्ट होगा, ये द्वितीय उच्चिष्ट होगा। चलो ठीक है। चित्र में एकल झिर्री से परानापर विवर्तन को दिखाया गया है। इसमें L1 के फोकस पर, ये L1 है, इसके फोकस पर प्रकाश स्रोत को रखा गया है, जिससे समतल तरंगाग्र झिर्री AB पर आपतित होता है। ये झिर्री AB यहाँ से समतल तरंगाग्र, क्योंकि फोकस पर रखने पर समतल तरंगाग्र निकलेगा, झिर्री AB पर आपतित होता है। ठीक है, इसका विवर्तन होता है और इस विवर्तित तरंगाग्र को लेंस L2 की सहायता से इस पर्दे पर फोकसित करके विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। देखो चलो, प्राप्त किया जाता है पर्दे पर केंद्रीय भाग पर झिर्री के A तथा B भाग से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कलांतर पथांतर 0 होता है। अतः समपोषी व्यतिकरण होने से तीव्रता सर्वाधिक प्राप्त होती है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर अपेक्षाकृत कम तीव्रता के उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। अब पर्दे के किसी बिंदु P पर उच्चिष्ट का बनना, निम्निष्ट का बनना पथांतर पर निर्भर करता है। अब अपन को पथांतर निकालना पड़ेगा त्रिभुज चित्र में ABC से। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या है, ये चित्र त्रिभुज आ गया अपने पास ABC। ठीक है, पथांतर, ये पथ का अंतर, ये ABC पथांतर माना जाएगा, क्योंकि ये अपन ने लंब डाला था तो BC पथांतर। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा निकालेंगे, लंब BC और कर्ण, ठीक है, ये होगा किसके, AB, और AB A स्मॉल a इसका आकार होगा। तो देखो पथांतर की गणना, ये पथांतर की गणना, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर BC बटे AB, BC पथांतर है A, तो A पथांतर आ गया A साइन थीटा। चलो ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रथम निम्निष्ट। ठीक है, निम्निष्ट बनेगा इस स्थिति में स्लिट के A तथा B भाग से P पर पहुंचने वाली तरंगों के पथांतर। निम्निष्ट के लिए, प्रथम निम्निष्ट के लिए पथांतर कितना है, लैम्बडा। ठीक है, तो पथांतर की जगह प्रथम निम्निष्ट के लिए A साइन थीटा 1 लिख दिया, पथांतर लैम्बडा लिख दिया, यहाँ से साइन थीटा 1 लैम्बडा बटे A। द्वितीय निम्निष्ट के लिए पथांतर 2 लैम्बडा। ठीक है, तो फिर A साइन थीटा, क्या करेंगे भाई, ये देखो A साइन थीटा 2 बराबर 2 लैम्बडा, तो साइन थीटा 2 बराबर आ गया 2 लैम्बडा बटे A। इसी प्रकार nवें निम्निष्ट के लिए A साइन थीटा बराबर n लैम्बडा, तो साइन थीटा 1n बराबर n लैम्बडा बटे A। अब बात करते हैं प्रथम उच्चिष्ट के लिए। इस स्थिति में पथांतर का मान, प्रथम उच्चिष्ट बने पथांतर होगा 3 लैम्बडा बाई 2, क्योंकि स्लिट को 3 भागों में बांटा जाएगा, 2 भाग। इस स्थिति में स्लिट को 3 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग का पथांतर लैम्बडा बाई 2 होता है। 2 कैंसिल कर देते हैं, 1 बचता है। अतः समीकरण 1 से साइन थीटा A साइन थीटा 1 डेश, क्योंकि उसको थीटा 1 माना था तो इसको थीटा 1 डेश, 3 लैम्बडा बटे 2 पथांतर है, तो साइन थीटा 1 डेश कितना आ गया, 3 लैम्बडा बटे 2A। द्वितीय निम्निष्ट के लिए A साइन थीटा 2 डेश बराबर तो 5 लैम्बडा बटे 2A, और nवें निम्निष्ट के लिए साइन थीटा n डेश बराबर साइन 2n प्लस 1 लैम्बडा बटे 2A। ठीक है, अब है एकल झिर्री विवर्तन में तीव्रता वितरण। ठीक है, अपन ने देखा था ये इस प्रकार का तीव्रता वितरण अपन को प्राप्त होगा, ये तीव्रता वितरण। केंद्रीय भाग में सर्वाधिक तीव्रता है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं, बाद में उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ये प्रथम निम्निष्ट है, तीव्रता कम है, ये प्रथम उच्चिष्ट है, ये वाला। ठीक है, तो ये तीव्रता कम है, ये इस टाइप से अपन को तीव्रता वितरण प्राप्त होता है। चलो, चित्र से स्पष्ट है कि विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय भाग में तीव्रता सर्वाधिक प्राप्त होती है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, और इसके दोनों ओर अपेक्षाकृत कम तीव्रता के उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। वह इनकी चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों की अपेक्षा क्या होती है, दुगनी होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट ये देखो दुगनी चौड़ाई का है अन्य की अपेक्षा। चलो ठीक है, अगला क्या है, एकल झिर्री विवर्तन प्रतिरूप का अवलोकन। इसको अगर देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं, 2 रेजर ब्लेड, ठीक है, और इनके धार को एक दूसरे के समांतर चित्र में एकल झिर्री के विवर्तन प्रतिरूप के अवलोकन की व्याख्या को दिखाया गया है।
इसमें दो रेजर ब्लेड तथा एक पारदर्शी कांच के विद्युत बल्ब का उपयोग किया जाता है। दोनों रेजर ब्लेडों को दोनों हाथों अंगूठे की सहायता से इस टाइप से पकड़ेंगे और मदद से इस प्रकार पकड़ा जाता है कि दोनों की किनारे एक दूसरे के समांतर हो जाए। दोनों के मध्य में एक संकीर्ण झिर्री का निर्माण हो जाता है। इस झिर्री से जले हुए बल्ब के फिलामेंट को देखते हैं तो दीप्त तथा अदीप्त बैंडों का प्रतिरूप दिखाई देता है। लाल तथा नीले रंग के फिल्टर का उपयोग करने पर यह बैंड अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। और ये जो होता है यही एकल झिर्री द्वारा, यही क्या है जो दिख रहे हैं बैंड अपन को बल्ब के फिलामेंट के, यही एकल झिर्री द्वारा उत्पन्न विवर्तन प्रतिरूप है। इसमें तंतु प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है तथा जो तंतु होता है ना बल्ब का वो प्रकाश स्रोत की भांति तथा नेत्रिका लेंस पर्दे पर, जो नेत्र का लेंस होता है वो पर्दे पर यानी रेटिना पर, ठीक है, विवर्तन प्रतिरूप फोकस करता है। व्यतिकरण तथा विवर्तन में प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, अर्थात ऊर्जा अदीप्त फ्रिंज के स्थान से दीप्त फ्रिंज वाले स्थानों पर स्थानांतरित हो जाती है। अतः व्यतिकरण विवर्तन में ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। मतलब जो फ्रिंजें बनती है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार बनती है। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण दो संकीर्ण स्लिटों से उद्गमित तरंगों के अध्यारोपण, दो स्लिटें स्वतंत्र होती है। विवर्तन में एक ही स्लिट के प्रत्येक बिंदु से उद्गमित तरंगों के एक समूह के अध्यारोपण से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई तीव्रता एक समान होती है, जबकि विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है और दोनों ओर कम तीव्रता के उच्चिष्ट और निम्निष्ट होते हैं। व्यतिकरण में निम्निष्ट की तीव्रता शून्य होती है, विवर्तन में निम्निष्ट की तीव्रता शून्य नहीं होती है। चलो ठीक है। अगला टॉपिक है अपने पास ध्रुवण। खोजकर्ता फ्रेनेल। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है अतः इनका ध्रुवण होता है, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती है, इनका ध्रुवण नहीं होता है। तो ध्रुवण से प्रकाश तरंगों व ध्वनि तरंगों में विभेद किया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश तरंगों का ध्रुवण होता है, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। परिभाषा क्या है, ध्रुवण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश के विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को निश्चित दिशा में सममित कर दिया जाता है। क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। ये प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये एक्स दिशा तरंग इधर जा रही है, विद्युत क्षेत्र है ये ई, ये कौन सी दिशा में है, ये वाई दिशा में, ये जेड दिशा में है, ठीक है, बी वेक्टर जेड दिशा में, ये इस टाइप से ये, ठीक है, ये जेड दिशा में बी वेक्टर है। प्रकाश तरंगें, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र अगर वाई में है तो चुंबकीय क्षेत्र जेड में होगा और तरंग एक्स में जा रही है, तीनों एक दूसरे के लंबवत इनमें होते हैं। इनमें विद्युत क्षेत्र सदिश के जो कंपन होते हैं वो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करते हैं, इस कारण इनको प्रकाश के कंपन कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है, टॉपिक है अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश के कंपन तरंग संचरण की तरंग जा रही इसके लंबवत, ठीक है, सभी संभव दिशाओं में होते हैं। जैसे तरंग ऐसे जा रही है तो इधर भी होंगे इधर भी होंगे, सभी संभव दिशाओं में होते हैं तो अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ये ऐसे भी होंगे ऐसे भी होंगे। तरंग संचरण की दिशा इधर है, डॉट जो है वह तल के लंबवत कंपन है, ये वाले जो है वो तल के समांतर कंपन है, प्रकाश अध्रुवित है। आंशिक ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश के कंपन, जिसमें प्रकाश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत असममित रूप से विद्यमान होते हैं, कहीं पर होते हैं कहीं पर नहीं होते हैं, आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। देखो यहाँ पर कंपन है, यहाँ पर दूसरा वाला नहीं है, यहाँ पर ये वाला लंबवत कंपन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है लंबवत वाला, तो कहीं पर होते हैं कहीं पर नहीं होते, यहाँ पर समांतर वाला नहीं है, तो ऐसा प्रकाश कहलाता आंशिक ध्रुवित प्रकाश। फिर क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत निश्चित दिशा में सममित रूप से विद्यमान होते हैं, समतल बिल्कुल निश्चित दिशा में, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, क्या कहलाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब है
अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, ध्रुवण कहा जाता है। ये एक और परिभाषा है। वहां तो अपन ने कहा था कि निश्चित दिशा में सम्मित कर दिया जाता है, और यहाँ है अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन ध्रुवण कहते हैं। अब अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां 5 हैं। अपने सिलेबस में केवल एक ही है, द्विवर्णता द्वारा। परावर्तन द्वारा कर सकते हैं, और अपवर्तन द्वारा, देव अपवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा और द्विवर्णता द्वारा। द्विवर्णता द्वारा जब अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष प्रकार के क्रिस्टल, कौन सा हो सकता है, टूरमेलिन क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है भाई, तो यह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। टूरमेलिन क्रिस्टल इन दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण का अवशोषण कर लेता है तथा दूसरी किरण बिना अवशोषित हुए क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। क्रिस्टल की ये क्रिया, एक को अवशोषित किया, एक को बाहर निकाल दिया, क्या कहलाती है, द्विवर्णता कहलाती है। टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है पोलेराइड। द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश का ध्रुवण किया जा सकता है तथा प्रकाश का विश्लेषण भी किया जा सकता है, क्या कहलाती है, पोलेराइड। संरचना क्या है, कार्बनिक यौगिक होता है अर्पेथाइड या कुनेन का आयोडोसल्फेट के अणु को इस प्रकार जमाया जाता है कि सबके प्रकाशीय कक्ष एक दूसरे के समांतर आ जाए। अब इन्हें दो कांच के प्लेटों के मध्य रखकर पक्का कर लिया जाता है और पोलेराइड बन जाता है। क्रिया विधि, ये पोलेराइड है, ठीक है। जब अध्रुवित प्रकाश इस पोलेराइड पर आपतित किया जाता है तो दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। अब जिस किरण के कंपन इसके प्रकाशीय कक्ष के समांतर होंगे वो इसमें से निकल जाएगी, लंबवत वाले कंपन इसमें क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो जिस प्रकाश किरण के कंपन क्रिस्टल के प्रकाशीय कक्ष के लंबवत होते हैं वह क्रिस्टल द्वारा अवशोषित हो जाती है, तथा जिस प्रकाश किरण के कंपन क्रिस्टल के प्रकाशीय कक्ष के समांतर होते हैं वो क्रिस्टल से निर्गत हो जाती है। अतः क्रिस्टल से जो प्रकाश होता है वह समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। पोलेराइडों, ये पोलेराइड है, ठीक है, का उपयोग प्रकाश का ध्रुवण विश्लेषण में किया जाता है। इस आधार पर पोलेराइडों की दो प्रकार की व्यवस्था होती है। तो ये पोलेराइडों की व्यवस्था है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, समांतर और क्रोशित व्यवस्था। जो प्रकाश का ध्रुवण करता है वो पोलेराइड ध्रुवक कहलाता है, जो विश्लेषण करता है वो विश्लेषक कहलाता है, ठीक है। अब समांतर व्यवस्था में क्या है, इस प्रकार की व्यवस्था में ध्रुवक व विश्लेषक, ये ध्रुवक है या विश्लेषक है, कि प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के समांतर, ये देखो समांतर है, ठीक है। अतः निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, ये समांतर है, थीटा इनके बीच में कोण 0 होता है, और निर्गत प्रकाश के I बराबर I0, अधिकतम तीव्रता निर्गत होती है, ठीक है। इस व्यवस्था में क्रोशित में क्या है, ध्रुवक और विश्लेषक के प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के लंबवत, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, थीटा कितना है, दोनों के बीच में 90 डिग्री। अतः निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, क्रोशित व्यवस्था कहलाती है। टॉपिक क्या है, मेलस का नियम। इस नियम में मेलस ने बताया कि ध्रुवक विश्लेषक, ये ध्रुवक था विश्लेषक, इससे जो प्रकाश निर्गत होगा, मेलस ने बताया कि ध्रुवक विश्लेषक युग्म से निर्गत प्रकाश की जो अधिकतम तीव्रता का मान है दोनों के प्रकाशीय कक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। I समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा I बराबर I0, ये अधिकतम तीव्रता है। I0 निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता, मेलस का नियम, ठीक है। केस है थीटा 0 है, कोस 0 का मान 1, तो I बराबर I0 अधिकतम तीव्रता होगी। थीटा 90, ठीक है, थीटा 90 होने पर क्या होगा भाई, देखो ये थीटा 90 है तो I बराबर I0 कोस स्क्वायर, कोस 90 कितना होता है, 0, तो तीव्रता कितनी होगी, 0। थीटा अगर 45 है तो I बराबर I0 कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अधिक तीव्रता कितनी प्राप्त होगी, निर्गत I बराबर I0/2, मतलब तीव्रता आधी प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।